नमस्कार दोस्तों। शख्सियत इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी जिंदगी में भी कुछ कर सकें। व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक 7 साल से प्रधानमंत्री हैं। सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम औने पौने में बेचते जा रहे हैं। ऐसे हालात में कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, सारा विपक्ष क्या कर रहा है? हम दूसरे विपक्ष की बात नहीं जानते जी। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जरूर कह सकता हूं जी सर। कि हम पिछले 4 सालों से इस बात को कह रहे हैं जी सर। और देश को आगाह कर रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के खिलाफ जी जिस तरह का एक आरोप पत्र इस सरकार की तरफ से लगाया गया है जी वह झूठा है। जी। और ये आरोप पत्र इसलिए लगाया जा रहा था सरकार की तरफ से कि ये निकम्मे हैं, ये कारगर नहीं है, ये और राष्ट्र की संपत्ति इसमें लगी है। वो इसलिए कर रहे थे ताकि इन सार्वजनिक क्षेत्रों को कमजोर करते हुए धीरे धीरे से समाप्त करने की दिशा में बढ़ा जाए। हमारी इस बात को आज सच्चाई सामने आ रही है। हमारे इस कथन का आज ये प्रमाण हो रहा है कि सरकार ने बैंकों के ऊपर हमला बोल दिया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर। जी सर। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तबाह करने के लिए पहले ये बताया कि ये निकम्मे हैं। वास्तविकता में इन बैंकों को इन 6 वर्षों में खूब कमजोर किया गया है। और पिछले 6 ही वर्षों में क्यों किया जाए, पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र थे, इन कॉर्पोरेट क्षेत्रों ने एक योजना बनाई कि इन बैंकों से, राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिसमें जनता का पैसा है और जनता में भी खास तौर से गांव के लोगों का, छोटे व्यापारियों का, छोटे दुकानदारों का और पेंशनधारियों का पैसा है, इसको कैसे उड़ाया जाए जो लाखों लाख करोड़ में है। ये आपको मालूम है कि ये बैंक पहले सरकारी क्षेत्र में नहीं थे, ये निजी क्षेत्र में थे। जी सर। इन बैंकों के खिलाफ 1954 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी है जिसने मांग की थी कि देश के निजी कॉर्पोरेट घरानों के, उद्योगपतियों के जो बैंक हैं जिसमें जनता का पैसा जमा है, जिस पर कोई इंटरेस्ट भी उन लोगों को नहीं मिलता है, इसे सरकार अपने अधीन में करे। बैंकों का राष्ट्र इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह आंदोलन चलाया था। तब कांग्रेस पार्टी ने हमारा विरोध किया था। सारे देश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। हम जब जब देश की संसद के अंदर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए आवाज उठाते थे, सवाल पेश करते थे और उसकी योजना पेश करते थे, कांग्रेस के लोग, स्वतंत्र पार्टी के लोग, जनसंघ के लोग इसका विरोध करते थे। और आप संसद की पुरानी 56, 58, 62 की सारी कार्रवाइयों को उठाकर देख लीजिए कि राज्यसभा में कितनी बार भूपेश गुप्ता ने, लोकसभा में इंद्रजीत गुप्ता ने और एसएम बनर्जी ने और सरजू पांडे ने, झारखंडे राय ने, जय बहादुर सिंह ने और हिरेन मुखर्जी ने, होमी दाजी ने कितनी बार संसद के अंदर आवाज उठाया। के गोपालन ने आवाज उठाई और इन लोगों ने विरोध किया। और आखिर में ऐसी स्थिति आई, हम लोगों ने आंकड़े लेकर के कहा कि सारे बैंकों के अंदर पैसे, उस जमाने में बैंकों के लोगों को 24.5 रुपए तनख्वाह मिला करती थी। 65, 66, 64, 32 रुपए, 68 रुपए तनख्वाह मिला करती थी। 16 घंटे, 14 घंटे काम करते थे। हम लोगों ने ये आवाज उठाई और आवाज उठाते हुए देश में प्रदर्शन किए, गांवों में, शहरों में, सब विधानसभाओं के सामने लाखों करोड़ों लोग इस प्रदर्शनों में शामिल हुए। हमारे लगभग 800 लोगों के ऊपर पुलिस ने, कांग्रेस की सरकार ने लाठी गोली चलाई और 800 लोग हमारे मारे गए, उसके अंदर हजारों लोग जेल गए। वो तो वक्त की बात समझिए कि कांग्रेस पार्टी में बंटवारा हो गया
1968-69 में। जी सिंडिकेट और इंडिकेट में बुढ़िया कांग्रेस और जवान कांग्रेस में बंटवारा हो गया दो में। एक के नेता मोरारजी देसाई होगा और एक के नेता इंदिरा गांधी हो गई। जी सर, सही बात। और जब सरकार के अंदर ये स्थिति हो गई कि इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री जो उनका ओहदा था वो छिन जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 86 के करीब और तमाम लोग जो एमपी थे, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल, सादिक अली, ये सब जो थे, ये सब इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तब इंदिरा गांधी को डर लगा कि अब तुम्हारी सरकार चली जाएगी, तो दौड़ती रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, केशव देव मालविया, ये सब लोग आए और कहने लगे कि आप लोग हमको समर्थन कीजिए संसद में। हम लोगों के 50 एमपी थे, सीपीआई सीपीएम के मिला के। तो हम लोगों ने कहा कि सीपीआई के दफ्तर में जब वो आए तो हम लोगों ने 3 प्रस्ताव रखे थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। मैं सिराज साहब इतिहास बता रहा हूँ आपको, गलतफहमी है, आज के लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा। आज के जमाने में लोगों को मालूम नहीं है। जी सर। तो इंदिरा गांधी से कहा गया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, राजा रानियों के प्रीवी पर समाप्त कर दीजिए। ये जो 5,000 करोड़ रुपया सालाना दिया जाता है इनको, जो इनकी अलग से ट्रेनें चलती हैं, इनके गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं होते, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, इनकी तमाम जो सुविधाएं हैं, ये डीएम को अपने दफ्तर में बुलाते थे, सरकारी दफ्तरों में जाते नहीं थे, सरकारी दफ्तरों के सारे अधिकारियों को घर पर बुलाते थे। ये राजा रानियों के प्रीवी पद समाप्त कीजिए। और तीसरा हम लोगों ने कहा कि देश के अंदर गरीब लोग बहुत हैं, राशन की व्यवस्था शुरू कीजिए, राशन कार्ड की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कीजिए, कोयला माइंस का राष्ट्रीयकरण कीजिए। इंदिरा गांधी गई, वापस लौट के आई और उन्होंने खबर ये भिजवाया कि अगर हम राजा रानियों का प्रीवी पर्स समाप्त कर देंगे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, तो बैंक के राष्ट्रीयकरण कर देने के बाद तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? पूंजीपति तो देश के हमको पैसा नहीं देंगे, सारे बैंक मोदी के हैं। इंदिरा गांधी ने कहा राजा रानियों का प्रीवी पर्स अगर हम समाप्त कर देंगे तो हमारी पार्टी में 20-22 राजा रानी हैं, ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हमको वोट नहीं देंगे, तो आपके समर्थन से हमको क्या होगा? तो कहने लगे एक आधा वो राशन कार्ड के बारे में हम सोच सकते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सोच सकते हैं, और हम कोयला का राष्ट्रीयकरण भी नहीं कर सकते, खदानों का राष्ट्रीयकरण भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी सारे के सारे खदान जो है देश के बहुत पूंजीपतियों के हाथ है। तो हम लोगों ने केशव देव मालविया जी को और चंद्रशेखर जी को और अर्जुन अरोड़ा जी को और आर.के. सिन्हा को और दूसरे तमाम थे, ये कृष्णकांत जी, इन सब से हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को स्वीकार नहीं है, सरकार जाए या आए, हम अपनी मांगों के बारे में नहीं पीछे हटेंगे। आखिर में इंदिरा गांधी की पार्टी के अंदर काफी विचार विमर्श हुआ। पंडित केशव देव मालविया ने और दूसरे तमाम लोगों ने वो समझाया उनको कि सरकार चली जाएगी, इसलिए कम्युनिस्टों की, सीपीआई की ये जो बात है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, तो हमारी जनता में अच्छी इमेज भी होगी, ये मान लीजिए, और सरकार भी बच जाएगी। और तब कहते हैं, एक कहावत है ना कि मरता क्या न करता, मजबूरी में उनको, मजबूरी में और कभी कभी गधे को भी बाप कहना करता है। बिल्कुल सही। मजबूरी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यह ऐतिहासिक काम था। काम हमारी वजह से हुआ, इंदिरा गांधी ने नाम लेना शुरू करे कि हमने किया है। सच्चाई ये है, इसको देख लीजिए। और जब हम लोगों ने ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आदेश हो गया, तो अनमने मन से कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन मजबूरी थी, सरकार बच गई उनकी, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं शुरू हुआ। और इसी बीच में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक थे, और भारतीय जनसंघ के लोकसभा में 6 सदस्यों की ग्रुप था, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों आदमी, वाजपेयी और बलराज मधोक ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और बलराज मधोक ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीयकरण के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। राष्ट्रीयकरण के खिलाफ, ये राष्ट्रीयकरण गलत है। और साहब वो मुकदमा चला
सरकार बहुत मजबूती से नहीं लड़ी, आखिर में कम्युनिस्ट पार्टी को उसने पार्टी बन गई जी और लगातार 3 हफ्ते तक बहस चली। जी सुप्रीम कोर्ट के विशेष पीठ में जी वो चर्चा हुई। जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वकील जब मर गए, जी आर.के. गर्ग साहब ने उसमें तकरीर की। जी 4 दिन तक उन्होंने लगातार तकरीर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समर्थन में की जी और आखिर में फैसला यह आया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सही है। ये है इतिहास। तो आज उसी बैंकों को समाप्त कर रहे हैं। जी देश में अरबों खरबों की संपत्ति है। जी आज इन बैंकों को पहले की कई बैंक को मिला दिया जाए आपस में, जी 10 बैंकों को समाप्त करके मिलाया गया है और अब बैंकों को भी खत्म करके प्राइवेट बैंकों को बढ़ाया जा रहा है। ये प्राइवेट बैंकों का इतिहास क्या है याद है आपको? आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले 6 साल पहले ग्लोबल ट्रस्ट बैंक बम्बई का, जी सही बात। 4000 करोड़ का बंद हो गया, लाखों लोग रोने लग गए। ये प्राइवेट बैंक रुपया लेकर के भाग गए। इन्हीं बैंकों से मोदी जी, आपके जमाने में प्रधानमंत्री मोदी कौन गया? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौक से 14,000 करोड़ रुपया मेहुल चौक से पंजाब नेशनल बैंक का लेकर भाग गया। सही बात है जी। ये सारे लोग भाग गए और सब विदेशों में हैं। जी मैंने बयान दिया था आज से कुछ दिन पहले, 200 करोड़ रुपए सरकार ने जी हमें भी आए खर्च कर दिया जी सरकारी खजाने का, ये कहने के लिए कि यार इनको हम विदेश से बाहर लाएंगे, प्रत्यर्पण कराएंगे। रोज अखबारों में प्रधानमंत्री अगले महीने विजय माल्या आ रहा है, हम 2 साल से सुन रहे हैं अगले महीने आ रहा है। तो लोगों की 200 करोड़ रुपए इनको लाने में बड़े बड़े वकील, भगाने वाले भी आप ही के वकील है बीजेपी के, जो इनको लाने के लिए रोज जा रहे हैं। मेहुल चौकसे को आज से 20 दिन पहले स्पेशल बड़ा जेट किराए पर लेकर के भेजा गया 10 आदमियों के साथ, डोमिनिको में भेजा गया। 5 दिन वो जहाज रहा, वापस लौट के चला आया। अभी भी वकील वहां सब पड़े हैं, नहीं आ रहे। तो ये सब बैंकों को समाप्त करने की प्रक्रिया है। ये एनपीए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हो गया। मोदी जी ने 8 लाख 10 लाख रुपया जो बड़े बड़े पूंजीपति बैंकों से लेकर भागे हैं, उन्हें बैंकों का उधार उनका कह दिया कि हटाइए इसको, जिसको कहते हैं बट्टे खाते में डालिए, राइट ऑफ कर दिया। सही राइट ऑफ कर दिया, बट्टा खाता आम आवाम की भाषा में बट्टे। ये पैसा किसका है? जनता, मोदी जी के खानदान का थोड़ी है। ये पैसा गांव के गरीबों का है। इस देश में बड़े लोग पैसा रखते हैं, वो करंट अकाउंट में रखते हैं, और इस देश में जो सेविंग अकाउंट है उसमें साधारण आदमी पैसा रखता है। उसी सेविंग अकाउंट के लाखों लाख करोड़ से ही सड़क बनती है, अस्पताल बनते हैं, सरकार की योजनाएं बनती हैं। ये किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसी से देश चलता है ना। आप उन्हीं बैंकों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप रेल बेचना चाहते हैं, आप भेल बेचना चाहते हैं। दुनिया की सबसे 50 बड़ी कंपनियों में LIC है। सही बात। लाखों लाख करोड़ रुपए का उसका व्यापार है। आज आप उसको कौड़ियों के मोल पर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। उससे उस कंपनी से आपने ये एयरटेल नाम की जो मोबाइल कंपनी है उसको पैसा दिलवाया है। वो जनता से अलग लूट रहे हैं, सरकारी वित्तीय संस्थानों से, LIC से, GIC से अलग लूट रहे हैं। ये एक तरीके से ये भारत की जनता के, हमारे बाप दादाओं ने जो टैक्स दे करके ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, उनको तबाह करने का काम है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सपूत वो होता है जो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को बड़ा करता है, बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। सही बात। मोदी जी बाप दादाओं की, हमारे जो सरकार है, नेहरू ने क्या किया इस पर बहस करते हो। नेहरू को गाली बकते हो। नेहरू को गाली बकने से कुछ होगा क्या? 5000 करोड़ की पूंजी से LIC बनाई गई थी। आज LIC 5000 करोड़ की बनाएगी। आज LIC 90 लाख करोड़ की है। तो आप इसको भी बेचना चाहते हो तो कपूत तो वो होता है जो माँ बाप की संपत्ति को बेच करके खाता है और मर्सिडीज गाड़ी पर चलता है। तो आप वही काम कर रहे हो ना। सब ये सार्वजनिक क्षेत्र बेच रहे हो, नेल्को टेल्को सब बेच देना चाहते हो। अब आपकी निगाह भिलाई पर है, अब आपकी निगाह बोकारो पर है। अब आपने ऑलरेडी बेच दिया। दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम की वो
5 लाख करोड़ रुपए की स्टील की फैक्ट्री बेच डाली, जिससे 35,000 एकड़ जमीन किसानों की गई थी। आज आप निजी हाथों में बेच रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 60,000 आदमी काम करते हैं, उसको खत्म कर रहे हैं आप। खत्म कर दिया उसको। तो ये लड़ाई तो चल रही है और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जिसको लड़ना होगा वो लड़ेगा। देश नेताओं से नहीं चला करती सिराज साहब, देश नीतियों से चलता है। ये बात सोनिया गांधी भी समझ ले, और ये बात राहुल गांधी भी समझ ले, और ये बात दूसरी तमाम नेता भी समझ ले, ये बात अखिलेश यादव भी समझ ले, ये तेजस्वी भी समझ ले, और ये बात तो जो है वो नवीन पटनायक को समझ में नहीं आएगी, और ये बात न तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग नारा लगाते हैं स्वदेशी जागरण में, स्वदेशी स्वदेशी करते थे, और आज स्वदेशी के नाम पर $35 बिलियन का सामान हर साल एक तरफ चीन से तनातनी दिखाते हो, और $35 बिलियन का चीन की रस्सी से लेकर हवाई चप्पल तक है। घर में जो आंगन में रस्सी बांधी जाती है वो भी चीन से आ रही है। ये चीन से सारा $35 बिलियन का सामान हमारे भारत के बाजारों में डालकर भारत के लोहार, कहार, कुहार, जूता टांगने वाले, टांकने वाले, बनाने वाले, वो छोटे छोटे कल कारखाने जहाँ कन्नी वसूली बनती थी, जहाँ बोल्ट बनता था, नट बोल्ट बनता था, प्लास बनता था, हथौड़ा बनता था, वो सब कंपनियां बंद करवा दिया। दक्षिण कोरिया, चीन का माल भारत की कंपनियों में आ गया। दिवाली में दिवाला निकाल दो। अब बल्ब भी जो है विदेश से आएगा चीन का। भगवान कृष्ण जो है और रामचंद्र जी की मूर्तियां भी जापान से बनकर आएंगी है, और मक्का मदीने की तस्वीर भी चीन से बन के आएगी। सारा माल चीन का है। सर एक सवाल यहाँ पे पूछे, कम्युनिस्ट पार्टीज जितनी भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये लोग जो है हमेशा जो है मजदूरों के हितों के लिए लड़ते रहे हैं, और इनका संघर्ष जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। इन्होंने जो है सर्वहारा के लिए जो है बहुत काम किए हैं। क्या वजह है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के होते हुए भी मोदी जी निरंकुश तरीके से वो सब चीजें कर लिए जा रहे हैं जो इंदिरा गांधी कर रही थी, आप लोग रोकने में कामयाब हो गए थे, अब नहीं हो पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, बेचने का काम कुछ कुछ निजीकरण का रास्ता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी सरकार सोच रही थी और कुछ कर रही थी। हमने उस पर लगाम लगाई थी। आप ये देखिए कम्युनिस्टों की सोच को। यहाँ 5 आदमी की पार्टी थी, किसकी? ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान मरहूम की। सही। मंत्रिमंडल में जगह लिए पड़ी थी, हर चाहे कांग्रेस हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे बीजेपी की मोदी की सरकार है। वो घूम रही है एक अपना दल बना करके पराये लोगों की बात करने वाली। वो घूम रही है, अभी अब मिल के आई है दिल्ली में उसकी सरकार में, तुम्हें उसको ओहदा चाहिए मिनिस्टर का। और ये कम्युनिस्ट पार्टी, मैं छोड़िए कौन है कौन नहीं जाने, मैं नाम नहीं जानता। ऐसे सांप, गोजर, बिच्छू बहुत है हिंदुस्तान की सियासत में, बहुत है। कोई जात के नाम पर, कोई सामाजिक न्याय के नाम पर, जिन्होंने अन्याय किया समाज के साथ। कम्युनिस्ट पार्टी है ना ये, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने नारा दिया था, सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, थारी बेगारी के खिलाफ लड़ाई थी, नजराने के खिलाफ लड़ाई थी। आप जानते हैं नजराना क्या होता था? एक जमाने में, ज्यादा नहीं, आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, गांव में गरीब आदमी की लड़के की जब शादी होती थी, उसकी बहू आती थी है, तो उसको सबसे पहले गांव के सामंत के दरवाजे पर रात में छोड़ दिया जाता था। ये बतौर नजराना हुआ करता था। वो पहली रात वहां गुजारती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी पूरे देश के अंदर। वो हारी बेगारी, जबरदस्ती खेत से काम करवाना मजदूरों से, जो समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, प्रवंचित, आर्थिक पिछड़े थे, जो पिछड़ी जात के थे, उनके खिलाफ लड़ी। किसने लड़ाई लड़ी? किन्ने लड़ी? कोई बताइए ना। अनजान साहब, आप लोगों ने, मैं आपसे बात सुने, देखिए उसकी लड़ाई से हम खाली सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम समाज में परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, हम वो नहीं। गांव के बहियार में, गांव का बहियार कहलाता था, गांव का दक्षिण का इलाका, जहाँ गांव के गरीब लोग बसते थे, वहाँ
गांव के अंदर से पानी है कुएं से नहीं निकालने की इजाजत थी जी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी हम सब लोगों ने। जी हारी बेगारी और नजराना के खिलाफ रात भर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग प्रदर्शन करते थे सामंत के यहाँ। जी ये प्रथा हमने खत्म कराई। जी आज 5-5 लोगों की पार्टी, हम 65 आदमी थे एमपी पार्लियामेंट में। जी मनमोहन सिंह जी की पहली सरकार 2004 में, जी हम सरकार में नहीं कि बार बार हाथ जोड़ते हैं, बाहर से समर्थन किए जी। और बाहर से समर्थन करके जिसके लिए आज बड़ी मोदी जी गाली बक रहे थे ना पहले जब प्रधानमंत्री बने कि मनरेगा लोगों की अय्याशी का अड्डा है। जी। आज उसी मनरेगा के बारे में कह रहे हैं इससे हमने इतने करोड़ लोगों को काम दे दिया है। ये बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की सरकार की। जी ये मनरेगा हम ही लोगों ने संसद के अंदर लड़ करके ये कानून फर्स्ट यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह के बनवाई थी। राइट टू एजुकेशन बनाई थी। आज ये जो 5 किलो और 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, ये अधिकार की लड़ाई, ये संविधान में संशोधन करके राइट टू फूड, ये कम्युनिस्ट पार्टियों ने ही मनमोहन सिंह से राइट टू फूड का अधिकार दिलाया था, जिसके तहत ये हुआ था कि गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा, खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसको आज मोदी जी बांट के कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। तो हमने तो कि हम देखते कहते हम उन लोगों में हैं, हम सूफी लोगों में हैं जी हम उस बेधड़क बाबाओं में हैं जी हम उन निहंगों में हैं जी हम समाज के उन साधुओं में हैं जो इस बात पे यकीन करते हैं कि नेकी कर और कुएं में डाल। हमने जो कुछ किया वो भारतीय समाज गरीब और शोषित पीड़ित और इस समाज में बदलाव के लिए किया है। उसको हम राजनीति की बुनियाद पर वोट बटोरने का काम नहीं करते हैं। बिल्कुल ये नहीं कहते हम ये नहीं कहते क्या है भूख को नंगो ऐ ठेला चलाने वाले ये सब है और करके लेकर के गायब हो जाए। आज बताइए ना, हम भी पार्लियामेंट में हैं, देश के अंदर हमारे भी पार्लियामेंट में 60, 65, 70 कई राज्यों में हमारी सरकारें रही, मुख्यमंत्री रहे हैं। केंद्र में इंद्रजीत गुप्ता जो भारत के सर्वोच्च सांसद थे, 50 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे, देश के गृह मंत्री रहे। चित्तवानंद मिश्रा देश के कृषि मंत्री रहे, गुजराल साहब की सरकार में और देवेगौड़ा जी की सरकार में। हम भी सरकार में थे, ये लोग भी 50-50 साल एमपी रहे, हमारे लोग रहे। बताइए ना, आज तक दिवाला घोटाला चौटाला में कहीं हमारा नाम है क्या? बिल्कुल नहीं है। किसी कम्युनिस्ट लीडर के घर पर पुलिस गई क्या? इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट गया क्या? नहीं। तब हम कभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एडवांस में जमानत कराने के लिए कि हमारे घर पर रुपया निकालने के लिए आ रहे हैं, हमको जमानत दे दी जाए, नहीं है। हमारी जिंदगी शीशे की तरह साफ है। नहीं, एकदम हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इतना अच्छा नेतृत्व होने के बावजूद हमारे देश के नागरिकों को, मजदूरों को, किसानों को, व्यापारियों को, युवाओं को, महिलाओं को समस्याएं पेश आ रही हैं, उसकी जड़ क्या है, क्या वजह है? उसकी जड़ है पूंजीवादी नीतियां। एक शब्दों में ये कैसे खत्म? देश या तो कमेरों की होती है या देश लुटेरों की होती है। तो ये कैसे खत्म? देश या तो पूंजीपतियों की होती है या समाज की होती है। तो अभी पूंजीपति या तो की कैसे हो? देश या तो समाजवादी होती है या पूंजीवादी होती है। ये सरकार पूंजीवादी है, ये सरकार कमेरों की नहीं है, लुटेरों की है। ये सरकार सामाजिक अन्याय करने वालों की है, सामाजिक न्याय करने वालों की नहीं है। ये नारा जरूर देती है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है। इसीलिए लड़ाई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले 2 वर्षों में कई आंदोलन राष्ट्रव्यापी किए हैं। मजदूरों ने कितनी हड़तालें की है, देश भर की हड़ताल की है। देश के किसान आंदोलन हड़ताल पर है। इसीलिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये किसानों की हड़ताल प्रायोजित हड़ताल है, ये कम्युनिस्ट करा रहे हैं। अरे कम्युनिस्ट कराए या न कराए, ये गांव के कमेरे कर रहे हैं। गांव के छोटे मझोले सीमांत गरीब किसान खेत मजदूर इस आंदोलन में है, और वो आंदोलन में लाखों की संख्या में निकल रहे हैं, तो अपने हाथ में लाल परचम भी, लाल झंडा भी लिए निकल रहे हैं। तो आप किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? क्योंकि हमारा ये मानना है कि बिन लड़े न हिस्सा मिलता है और बिन हवा न पत्ता हिलता है। बिना हवा के पत्ता हिलता नहीं है और बिना लड़ाई के हिस्सा नहीं लड़ेगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि जुल्मी की जुल्म जितने बढ़ते जाएंगे, हमारी लड़ाई और बढ़ती जाएगी। हम कमजोर क्यों हो गए? अब एक सवाल आपको पूछना चाहिए कि हम कमजोर, हम दो बातों से कमजोर हो गए। हम 2 बातों से 1990 के बाद से हम 2 बातों से कमजोर हो गए। एक तो मंडल और कमंडल ने हमको कमजोर किया। हम देश के गरीब लोगों के साथ है,
समझे? जी हम ये चाहते हैं कि लोग मंदिर भी जाएं और जो मस्जिद भी जाएं, जी अजान मस्जिद में भी हो जी और मंदिर में भी दिया जले, जी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी हो जी और प्रभु यीशु की चर्चा भी चर्च में हो। जी हम धर्म के खिलाफ नहीं है, जी लेकिन मंडल और कमंडल में बात करके जातियों में समाज को बांटा, इसमें हम कमजोर हुए। जी हम किसी धर्म को गाली नहीं बक सकते थे। जी वो धर्म को गाली बक के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति करते रहे। जी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं कर सकती। जी दूसरा मंडल और कमंडल और मंदिर और मस्जिद, जी ये मंदिर और मस्जिद ने हमें कमजोर किया। अच्छा, हम ये- किसी के देवता को और किसी के खुदा को कमजोर करके उसे ऊंचा और नीच में बांट करके हम सियासत नहीं करते। बिल्कुल लिहाजा हम नहीं किए और आज देश को उसी बुनियाद पर वो बांटने में सफल होकर के उसे वोटों की मशीन तक ले गए और उंगलियां दबवा दी भगवान राम के नाम पर और खुदा के नाम पर। जी। अच्छा सर, हमने ये काम नहीं किया। एक सवाल और मैं पूछूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की कई राज्यों में सरकारें थी, अब वो सिर्फ एक जगह ही सिमट के रह गई है, केरल तक, जो फुल फ्लेज महासरकार है। इसकी क्या वजह रही सर? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार है, हम आते जरूर देर से हैं। जी जब हम देर से आते हैं तो देर में ही जाते भी हैं। जी हम फुसफुसाहट की सरकार नहीं है जी कि 79 में आए मुलायम सिंह, 91 में चले गए, 89 में आए। जी हाँ, रिकॉर्ड है ना 34 साल का जी। बंगाल में कम्युनिस्टों का। बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी बहुत चीख कर बहुत सी बातें करती है, जी लेकिन कोई है दुनिया में मुख्यमंत्री जो 25 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो? जी भारत में है कोई? नहीं। जलाल था कांग्रेस का, जी सियासत में उसके पेशाब से चिराग जलते थे। जी जी 25 साल कोई मुख्यमंत्री रह सका? नहीं। तो ये तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही देन है ना। तो अच्छी बातों की तरफ गौर करो। जी हम चले गए, जी हम बताओ ना, 25 साल ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे, 3 साल बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री रहे, जी मानिक सरकार 15 साल मुख्यमंत्री रहे जी त्रिपुरा के, जी जी दशरथ देव जो थे वो आदिवासी नेता थे, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। जी चक्रवर्ती थे, नृपेन चक्रवर्ती, जी। 15 साल तक वो मुख्यमंत्री अच्छा रहे। सर, एक चीज ये बताइए कि और एक बात सुनिए ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, 11 साल तक केरल के अच्युत मेनन मुख्यमंत्री रहे, जी ई के नयनार रहे 5 साल, जी अच्युतानंदन मुख्यमंत्री रहे, जी रहे। वो केरल के मुख्यमंत्री पी के वासुदेवन नायर रहे। जी एक उंगली उठाकर कोई कह सका कि इन्होंने 2 रुपए भी चोरी किए सरकार से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की सरकार रही, इनके घर का खुलवा के दिखवा लेते, कहीं कुछ होता। लोगों के तो घर खुद रहे हैं, जी जमीनों पर कब्जा करके लोगों ने मकान बनवाए हैं। इन लोगों ने क्या बनवाए कहीं? जी और मोदी जी को भी मैंने चैलेंज किया था आज से, जब वो बने थे, बहुत बोलते थे, जी और उनको भी किया था मैंने, अडवाणी जी को, कि जी। पता लगा लो जी मोदी जी छोड़ते क्या हम लोगों को? सही बात है। तो नहीं है ना। परवाह नहीं गरचे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वो चलेंगे जो सीधा और साफ हो। सर एक चीज बताइए, किसान आंदोलन में आप लोग भी बहुत सक्रिय रहे, ये कब तक के चलेगा? अभी तो बिल ये वापस नहीं हुए हैं, तो इसको कैसे निपटेंगे? अभी बीच में कोरोना हो गया, फिर ये ढीला पड़ गया, और वो ये तो ये दुनिया कहते का हैं कि नायाब आंदोलन है सिराज साहब, दुनिया जी। का नायाब आंदोलन है। दुनिया में एक किस्म का आंदोलन है। आज तक 6 महीने तक पार्लियामेंट की सरहद पर लाखों किसान, खेत मजदूर, इंसाफ पसंद लोग बैठे हुए हैं। जी वहीं खाना खाते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, जी वहीं पूजा करते हैं, वहीं गुरुद्वारे में बना करके नानक जी के सामने सर झुकाते हैं, जी। वहीं अजान पे खुदा को याद करते हैं। सर यूपी में वहीं योगी होली भी आदित्यनाथ को होती है, कैसे रोकेंगे? दिवाली भी मनाई जाती है, वहाँ होली भी मनाई जाती है, और वहाँ ईद भी मनाई गई है। सर एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, धारा 370, 35A, समान नागरिक संहिता की बातें कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद का मामला ले आए, GST लगा दिया, नोटबंदी कर दिया, सब मनमर्जी से चीजें करते चले जा रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जाएगा? दूसरी सरकार आएगी तो इनको पलटेगी इन कानूनों को? देखिए, हम लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। जी
इस देश के कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं, जमहूरियत पसंद लोग लड़ रहे हैं, इंसाफ पसंद लोग लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों के जो सिद्धांतों पर चलते हैं, जो नेता नहीं नीतियों को समझ करके आंदोलन में है। जी सर। अभी तो कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाई कि क्या कहना है उसको। जी। अरे वो ठीक कह रहे, इस मामले में बहस करने का, इतनी बड़ी देश की पार्टी, भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप मुकदमा लड़ते हैं तो ऑर्डर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 4 महीने के लिए इंटरिम ऑर्डर है या अंतरिम ऑर्डर है 6 हफ्ते के लिए। ये 2 साल से इतनी बड़ी पार्टी है, आज तक अंतरिम अध्यक्ष ही है इसका। सही सवाल है। देश की बड़ी विपक्ष की बड़ी पार्टी जब उसको वह लकवाग्रस्त हो जाती है तो देश का विपक्ष भी लकवाग्रस्त हो जाता है। जी। जमहूरियत में एक मजबूत, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी उस भूमिका में नहीं है। अनजान साहब, कांग्रेस पार्टी देश के विपक्ष की नेताओं की, विपक्ष की पार्टियों की भावना को कमजोर करती है और आरएसएस और बीजेपी और सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूती देती है। और कांग्रेस पार्टी की सांप्रदायिक फिसलन की वजह से आज देश सांप्रदायिकता की चपेट में आ गया। ये एक बहुत बड़ा बात मैं कह रहा हूं आपके साथ बातचीत में। तो इसका मतलब ये समझा जाए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस और बीजेपी आर्थिक मामलों में इनकी नीति एक समान है। आपको याद नहीं है अडवाणी जी प्रधानमंत्री जब बने थे, जब प्रधानमंत्री बने थे पहले पार्लियामेंट के अंदर, उप प्रधानमंत्री बनने से पहले पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कहा कि आज कांग्रेस पार्टी जिन आर्थिक नीतियों को चला रही है वो हमारी आर्थिक नीतियां हैं। वस्तुतः कांग्रेस पार्टी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों को चुरा लिया है। तो सर, ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कम और एक गुंडे मवाली की भाषा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में? जो पलायनवादी लोग होते हैं, जी समझे जी, उनकी हालत यही होती है। जी। अच्छा ये बताइए, जिसके परिवार न होगा, जी, जिसके बाल बच्चे नहीं होंगे, जी, जो अपने माँ बाप से बैर रखेगा, जी, जो अपने भाई बहन के साथ नहीं रहेगा, जी, जो अपने भाई बहनों के पास मोहब्बत से जाएगा नहीं, त्योहार पर मिलेगा नहीं, घर में गमी हो जाएगा तो उसमें शिरकत नहीं करेगा, तो वह क्या होगा? वो इंसान है कि पत्थर है? और जो पत्थर होगा उससे मोहब्बत की बात क्या करनी? तो इनसे निपटा कैसे जाएगा, इनके पत्थर दिल और संग दिल लोगों से, कि जो ये कमजोर लोगों को और कानून का दुरुपयोग करते हुए अपनी शक्ति का जो है मिसयूज कर रहे हैं, इनसे जो है निपटा कैसे जाएगा? देखिए, इसीलिए मुल्क को एक रास्ते पर ले जाना है। जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश नेताओं से नहीं नीतियों से चलता है। जी, देश के संविधान को बचाने की जरूरत। तो सर नीतियां तो नेता ही बनाएंगे ना? अरे नीतियां संविधान में बनी हुई हैं, उन पर चलो ना। तो नेता चलेंगे तभी तो होगा सर। अरे नेता कैसे चलेंगे? इस मुल्क को आज खतरा पैदा हो गया। जी, इस मुल्क को नागपुर की नारंगी से और हैदराबाद की बिरयानी से खतरा पैदा हो गया। जी, समझ गए मेरी बात? नहीं तो ये नहीं समझ रहे। मैं समझता हूँ सब। हैदराबाद नागपुर की नारंगी, हाँ, RSS और हैदराबाद की बिरयानी, असदुद्दीन ओवैसी, तो ये मैं नहीं जानता नाम, मैंने नाम बता दिया आपको। नागपुर की नारंगी, जी, नारंगी में नाम आपने नहीं बताया। जी, RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मोहन भागवत। नागपुर की नारंगी और हैदराबाद की बिरयानी इस मुल्क को धार्मिक राजनीति में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसको रोकने की जरूरत है कि समाज में जैसे हम लड़ रहे हैं, जी, ऐसे दूसरे लोग खड़े हों। जी, समाज के दबे कुचले लोग खड़े हों, जी, शोषित पीड़ित लोग खड़े हों। जी, समाज की अकलियत के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए जी, कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के आवाम की बेहतरी के लिए हिंदुस्तान का आईन है, जी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर तो दूसरी तरफ देखने से कोई, देखिए, दूसरी तरफ देखने से कोई फायदा भी नहीं है। जी, आज जमहूरियत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी, फौजी हुक्मरान, राजे रजवाड़े, बादशाहियत और शहनशाहियत जी, 20वीं सदी में दफन हो गए। जी, हम उसे बड़ी मजबूती के साथ अपने दिलों में जमा लें और जमहूरी तौर तरीकों से चलें। हाँ, इस बात को याद रखें कि हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। बहुत बढ़िया। एक सवाल और सर,
ये और इसलिए मैं कहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात को लेकर चलना है। सब अपने अपने अकीदे पर रहे। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और असेंबलियों में अगर बाएं बाजू के लोग, कम्युनिस्ट लोग, ये दहरिये नहीं है, ये सुर्खे नहीं है, ये इंसानियत के सबसे बड़े पैरोकार और अलंबरदार हैं, इनको बड़ी मजबूती से पार्लियामेंट और असेंबलियों में भेजेंगे, तभी फिरकावारियत के खिलाफ रोक लगेगी, तभी सांप्रदायिक शक्तियों को चोट पहुंचेगी, तभी हिंदुस्तान के आईन और संविधान की हिफाजत होगी। इसलिए आज इन भूखे नंगे पामाल लोगों की हिफाजत के लिए लाल परचम लेकर चल रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित तमाम वो कम्युनिस्ट कार्यक्रम जो तरक्की पसंद इंसानियत में यकीन करते हो, फिलॉसफी में यकीन करते हो, उनके हाथों और पैरों को मजबूत कीजिए। संसदीय जमहूरी तौर तकाजे में बड़ी तादाद में अगर कम्युनिस्ट पहुंचेंगे, असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, जो लोग हमारे बाबाए कौम ने जो सब हमें आईन बना के दिया, ये पार्लियामेंट हमारे संविधान सभा ने, जो आजादी के लड़ाकू लोगों ने, जो चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह और शहीद आजम भगत सिंह और बाबा सोहन सिंह भखना की सोच के साथ इन लोगों ने संविधान बनाया था, उस संविधान की हिफाजत के लिए हमसे बेहतर कारकुन और कौन मिलेगा? हमसे बेहतर फाका कस और इंसाफ के लिए लड़ने वाले, वो जान पर खेल कर लड़ने वाले वो मजनू और कहाँ मिलेंगे हमारे अलावा? सर एक सवाल और, ये मुस्लिम नेता जो हैं अभी स्वर्गवासी हुए हैं, शहाबुद्दीन साहब और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता, ये दोनों अपने अपने दलों के लिए मुस्तैदी से लगे रहे। आजम खान अभी भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके दोनों यादव परिवारों ने जब इनके ऊपर संकट आया तो किसी तरह की मदद नहीं की, पुरसाने हाल नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में आप खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे यादवों से उनको बच के रहना चाहिए? मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता। कौन शहाबुद्दीन साहब ने किया? शहाबुद्दीन साहब ने हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस को बढ़ाने में जो उनका योगदान रहा उसे भूला नहीं जा सकता। जी, आपको याद है जब 1986 में इन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने अयोध्या पर नजर डालकर उल्टी सीधी बात कही थी, तब मौलाना इशाक संभली जो एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, मेंबर ऑन पार्लियामेंट थे, और सरजू पांडे जिन्होंने 1942 में भारत को, बलिया और गाजीपुर को आजाद करा दिया था, तो 1942 में, हम 47 में आजाद हुए थे, ये दोनों जिलों को उन्होंने 42 में आजाद किया था। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 80 साल की सजा अंग्रेजों ने उनको दी थी। कोड़ों से लटका लटका कर गाजीपुर में वो पेड़ अभी मौजूद है जिस पर लटका के मारते थे। जो 4 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा के मेंबर रहे और विधान परिषद के सदस्य रहे। इन दोनों ने 1986 में कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम उस विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। और आपको याद होगा कि हम लाखों लोग उसकी हिफाजत के लिए गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर। और तब हमारी पार्टी के उस समय के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड राजेश्वर राव, जिन्होंने हाथ में हथियार लेकर के तेलंगाना की लड़ाई लड़ करके, जालिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके उसे हिंदुस्तान के अंदर मजदूरों और किसानों के राज करने के लिए 4000 गाँव में राज उनका परचम लहराया था। उन्होंने कहा था कि ये माता जैसे भारत का ताजमहल, भारत का लाल किला और तमाम जगह आसार कदीमा के पास है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। इस जगह को भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया जाए, वो इसकी देखभाल करे, यहाँ जैसा है वैसे ही रखे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। सबको ये मंजूर था। लेकिन यही शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि ये दहरियों की बात है, ये कम्युनिस्ट जो है, ये ला मजहब लोग हैं, ये सब बात कर नहीं स्वीकार है। और आपको याद है एक किताब ये छाया करते थे हर महीने, एक पर्चा, एक हफ्तावार या एक 15 दिन पर एक मैगजीन निकालते थे, मुस्लिम इंडिया। उसमें बहुत बवाल किया और फिर ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन बने। मैं उन सब बातों को नहीं कहना नहीं, ये सुनते जाइए सुनिए जरा, सुन लीजिए जरा, सिराज साहब सुनिए बात। फिर उसके बाद आखिर में वो उसी जगह पर आ गए, कहने लगे जब एकदम सब मामला गड़बड़ हो गया
और 10 साल यही सब ये करते रहकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी 2 हिस्सों में बढ़ गई। तब शहाबुद्दीन साहब कहने लगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के राजेश्वर राव ने जो तजवीज दी थी कि इसे आसार कदीमा को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी जाए, वही करना चाहिए। तब तक पानी बहुत बह चुका था गंगा जमुना में। तो उनका क्या योगदान, वो जनता पार्टी से एक बार एमपी हुए, उसके बाद खत्म, खेल खत्म। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बाद में हमारे दफ्तर बहुत आया करते थे, मुझसे बहुत बातचीत होती रहती थी, है ना। तो हम छोड़िए, और उनको किन लोगों ने उनको मदद की और किन लोगों ने उनको धोखा दिया, मैं किसी को नहीं जानता। सर जो लोग सही राजनीति नहीं करते हैं ना, वो धोखा खाते रहते हैं। अब जहाँ तक आजम खान साहब के बारे में आप कह रहे हैं, भाई वो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, समाजवादी पार्टी से, उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में है। उनकी बेगम समाजवादी पार्टी से एमपी थी, अब उनकी बेगम समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं, उनका बेटा एमएलए है। ये सब लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, सुंदर लोग हैं, पूरा खानदान आजकल एमएलए एमपी है। तो कौन की खिदमत कर रहा है। और आप क्या समझ रहे हैं कि बिना समाजवादी पार्टी में उन नेताओं के सहयोग और समर्थन से उनको चुनाव निशान मिल जाता? साइकिल की सवारी कर रहे हैं, तो उनका रिश्ता है अपनी पार्टी से और बना रहेगा। अच्छा है, सोच और समझ के साथ अपने रिश्ते को बनाएं और ठीक तरीके से बात करें कि भारत माता डाइन नहीं है। इन सब ऐसी बातों को मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता जिसका फायदा आरएसएस के लोग आप हमारी बात का उठा करके और जो है अक़लियतों के बीच में फिरकावारियत की राजनीति करते हैं, उनको मौका मिले कुछ। बिल्कुल सही। मैं ऐसे कोई शब्द नहीं कहता। नहीं, बिल्कुल देखिए, सांप्रदायिक शक्तियां बहुसंख्यकों में भी है और अल्पसंख्यकों में भी है। अल्पसंख्यक की सांप्रदायिक राजनीति से बहुसंख्यक को फायदा होता है, बहुसंख्यक सांप्रदायिकों को फायदा होता है, और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों से अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों को फायदा होता है। ये बातें दोनों अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जिस दिन समझ जाएंगे, इनकी दुकानें पर ताला लग जाएगा, उस पर बोर्ड होगा, मैटर इज आउट ऑफ स्टॉक। सर 403 विधानसभा क्षेत्र हैं यूपी में, कम्युनिस्ट पार्टी आपकी कितनी सीटों पे लड़ेगी इस विधानसभा चुनाव में? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हम लोगों की मीटिंगें अभी कल एक हुई है जी सर, और भी मीटिंगें चल रही हैं। हमने सब जगहों पर अपने कारकुन को, हमारा पार्टी उत्तर प्रदेश में फिलहाल 75 जिले हैं जी। 75 जिलों में 62 जिलों में हमारी पार्टी के दफ्तर। हाँ, आपका कैडर बेस तो है, मजबूत कैडर है, और हर दफ्तर में हमारे दफ्तर खुलते हैं। हमारे 10-20 पूरा वक्ती कार्यकर्ता है जो घूमते हैं गाँव में, किसानों में, मजदूरों में, हैं, महिलाओं में, नौजवानों में, विद्यार्थियों में, दलितों में, शोषितों में काम करते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो कभी जानते हैं क्या कहते हैं लोग? मैं लखनऊ से आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो ये अवध का एरिया है ना। तो पिछले चुनाव में जब मैं काम कर गया था एक गांव में, रात में बैठा था, तो वहां पर बैठ करके लोगों से बात कर रहा था, 50-60 लोग। तो कहें कि ए बाबू, मैं अवधि में ही बात कर रहा हूँ, ए बाबू तोहार पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, नीक पार्टी बा। आज देखा दफ्तरवा खुला रहत हो, आज ये जात हो केहू जाए दफ्तरवा में तोहार नेता मिलत हैं, बात करत हैं, खुद चाय पियत है तो हम चाय पिला देते हैं, और हमारी बात सुनते हैं, कागज पत्र दे के दरखास्तों अपने हाथ से लिख देते हैं। संगे संगे हम का ले जाए करके कचहरी में दरखास्त के टाइप करा के हाकिम साहब के दे आते हैं। बहुत, एक पैसा ना लेते, बहुत तुम लोग सेवा करता। हम के दरवाजे पर जब आप आवत हो रबी पर, खरीद पर, तो हम आज 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी, 1 तसला 2 तसला गेहूं हम डाल देते आपके बोरा में, आपके धान डाल देते। ठीक है, यह है आप लोग मांगत हो कुछ अब आंदोलन प्रदर्शन में अपने पैसा से आप सबके साथ जाए। आपकी पार्टी बहुत ठीक है, ये का उम्मीदवार जो आप लड़ाए रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत लड़ाई वाला आदमी, यह का एमएलए हो चाहिए। मुला बाबू जी, आपकी गाड़ी के प्रचार बहुत धीमा है। हमका क्या मतलब है कि प्रचार का? कल गाड़ी नहीं दौड़ रही, पोस्टर नहीं लगा है। गाड़ी खूब दौड़ाओ, तब गाड़ी हम कहाँ से दौड़ावे बताइए? भारतीय राजनीति में गाड़ी, पोस्टर, पर्चा, इसकी धूम मची हुई है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? शराब की, पैसों के बंटवारे की धूम लगी है, हम कहाँ से ले आए?
सर देश रोके के ना सभी इसको। देश के सभी कल कारखानों में हमारी यूनियनें हैं। अगर हम चाह रहे तो सब बड़े बड़े सरमाएदारों से पैसा इकट्ठा करके चुनाव बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम सरमाएदारों से पैसा ले लेंगे उस दिन सिराज साहब हमारी जात भी चली जाएगी और हमारी बात भी चली जाएगी। इसलिए हम लेते नहीं, हम जनता से चंदा मांग करके चुनाव लड़ते हैं, लड़ेंगे। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों बदलाव होगा, लोगों की जहनियत में बदलाव होगा। जिस दिन 60% लोग 50% लोग इस देश में परिवर्तन की सोच के लिए आ जाएंगे कि नहीं इंसाफ पसंद और ईमानदार लोगों के साथ खड़ा होना है, ये गाड़ी घोड़ा पर्चा पोस्टर ये टीवी में किसका प्रचार है, कौन हेलीकॉप्टर से आ रहा है, ये छोड़ करके जब धरती की बात होगी तो धरती पुत्र जब इकट्ठा होंगे तब धरती की राजनीति होगी। तब संसद गांव के किसान खेत मजदूर पढ़े लिखे बीटेक एमटेक नौजवान लड़के और लड़कियों और युवतियों की बात करेंगे। तब नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई होगी, तब देश की बात होगी, तब बात उठेगी कि बिन लड़े न हिस्सा मिलता है, बिन हवा न पत्ता हिलता है। और तब ये बात उठेगी धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। धन्यवाद दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।